तो बच्चों, आपके सामने सबसे पहला हेडिंग क्या लिखा है? सबसे पहला हेडिंग आपके पास लिखा है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड किसको कहते हैं? कोई नहीं, पेशेंस से ना, जल्दीबाजी कुछ है ही नहीं। जितना याद हो सकता है बस उतना ही पढ़ेंगे, क्यों जल्दी जल्दी खींचेंगे? चैप्टर खत्म ही है, बस खत्म हो चुका है चैप्टर। तो आराम से इस बचे हुए हिस्से को भी बहुत पेशेंस के साथ याद करने की कोशिश करेंगे। मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होता है बच्चों? एज एन आयरन बार इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, देन द आयरन बार विल एक्वायर some temporary magnetism called induced magnetism. The magnetic field which induces the magnetism in the iron bar is called magnetizing field. इसको आप ऐसे समझिए जैसे आप क्लासरूम में आके बैठे। जब आप क्लासरूम में आके बैठे, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया, तब तक आप शायद मैग्नेटिज्म नहीं जानते थे। मान लीजिए कि आप तब तक मैग्नेटिज्म बिल्कुल नहीं जानते थे। आप क्लास में आके बैठे, मैंने पढ़ाया, तो मेरी क्लास में बैठने के बाद आपको थोड़ा बहुत मैग्नेटिज्म समझ आने लगा। ठीक है? किसने समझाया? मैंने। समझ में किसे आया? आपको। मैं कौन हूं? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। आप कौन हैं? आप हैं आयरन बार। बात समझ में आ गई? तो यही मैंने कहा कि जब किसी आयरन बार को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उस आयरन बार को थोड़ा सा मैग्नेटाइज कर देता है। ठीक है? तो उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को आप क्या बोलेंगे? उसको आप बोलेंगे मैग्नेटाइजिंग फील्ड। पढ़ने एक बार, एज एन आयरन बार इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, देन द आयरन बार विल एक्वायर सम टेम्परेरी मैग्नेटिज्म कॉल्ड इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। है ना? और देखो, तुम्हें भी तो टेम्परेरी आता है। तुम क्लास में बैठ के पढ़ते हो, सारा सीख के जाते हो, घर जाके सारा भूल जाते हो, अगले दिन वापस आते हो, तुम्हें कुछ याद नहीं रहता। मैं टेस्ट लूं तो कोई रिजल्ट नहीं आता, तो तुम्हें भी तो टेम्परेरी समझ में आता है, तुम्हें कहाँ परमानेंट समझ में आता है। तो बिल्कुल सही एग्जांपल दिया मैंने, तुम्हारे साथ फिट बैठ रहा है बिल्कुल। बोलो समझ में आ गया? अब जल्दी से हाथ उठा दो अगर मैग्नेटाइजिंग फील्ड समझ में आ गया हो तो, इशारा कर दो जी। अच्छा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो है बच्चों, उसका सिंबल हम एच लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एच। मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इसका सिंबल हो गया एच। ये इसका सिंबल हो गया। फर्स्ट पॉइंट खत्म हुआ। सेकंड पॉइंट पे जा रहा हूं। मैग्नेटिक इंडक्शन, ये शायद मैंने पहले भी कहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड का ही दूसरा नाम होता है मैग्नेटिक इंडक्शन। देखो, the number of magnetic lines of force crossing per unit area normally through a material is called magnetic induction. ये कोई एरिया है, इस एरिया से इस तरह से कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है, ऐसे इस एरिया के परपेंडिकुलर, एरिया के परपेंडिकुलर। तो मैंने कहा नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया। कितने एरिया को? यूनिट एरिया को। यूनिट एरिया को कितनी नंबर ऑफ लाइंस पेनिट्रेट कर रही हैं परपेंडिकुलर, उसी को कहा जाता है मैग्नेटिक इंडक्शन। और इसका सिंबल हम लोग लिखते हैं बी। ये वही मैग्नेटिक फील्ड है जो आप अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसी से मिलती जुलती एक टर्म आएगी फ्लक्स। आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो वहां पे आपने देखा होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू, है ना, एनी एरिया। तो वहां पे उसका फॉर्मूला था ई ए कॉस थीटा। तो वहीं पे अगर ए को 1 पुट कर दोगे तो सिर्फ ई कॉस थीटा, और अगर कॉस थीटा 1 हो जाए तो ई के बराबर ही फ्लक्स आ जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी है कि किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसको पेनिट्रेट करके जा रही हैं, उसी को हम मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, अगर वो पर यूनिट एरिया लिया जाए। तो मैंने कहा ये मैग्नेटिक फील्ड ही है, फिर तो इसकी यूनिट वही हो गई टेस्ला, जिसको आप वेबर पर मीटर स्क्वायर कह सकते हो। और B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, मतलब वही अगर कोई सोलेनॉइड हो। ये बस एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिख दिया जिससे आपको याद रहे कि ये वही है जो हम पहले पढ़ चुके। तो किसी सोलेनॉइड के अंदर कितना मैग्नेटिक इंडक्शन होगा, मतलब सर पूछ रहे हैं कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो म्यू नॉट एन आई होगा, ये आप पहले से ही जानते हो। जहां n नंबर ऑफ टर्न्स, ये जस्ट एग्जाम्पल लिखा है, जस्ट B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। बोलो समझ में आ गया? जल्दी से हाथ उठा दो, मैं तीसरे पॉइंट की तरफ चलूं। मैग्नेटाइजिंग फील्ड हो गया और मैग्नेटिक इंडक्शन, ये दो टर्म क्लियर हो गई अगर मैं कहीं बोलूं तो। इसके बाद मैं आगे जा रहा हूं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जिसको हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करेंगे। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है?
तो ये सब याद आप ही को करना है बेटा, ये याद ही करना पड़ेगा और ये पूछी जा सकती है डेफिनेशन, तो आपको लिख के आना पड़ेगा। इट इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल प्लेस्ड इन द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। जैसे कि ये कोई आपकी बार है, आयरन बार, इस आयरन बार को आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो ये आयरन बार के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गई और ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगी। ये आयरन बार एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगी। आप मेरे से कहें सर इसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बताइए, तो मैं कहूंगा बच्चों इसका मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इसका मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? पोल स्ट्रेंथ को मैग्नेटिक लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। ये मैग्नेटिक लेंथ में कितनी मान लेता हूं, फॉर एग्जांपल 12, तो अगर हम वन ऑफ द पोल स्ट्रेंथ को मैग्नेटिक लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो इसका कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहा होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएगी और सिर्फ क्या बचेगा, पोल स्ट्रेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और बस यही मैंने यहाँ पे करके दिखाया, देख लो, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होता है। मैग्नेटिक मोमेंट को लिख दिया पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ, पोल स्ट्रेंथ का सिंबल QM लेता हूं मैं, और यहाँ पे ओनली स्मॉल m लिखा हुआ है, तो सिंबल कुछ भी हो सकता है, ऐसा मैं हमेशा कहता ही हूँ। मैग्नेटिक लेंथ 12 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे आई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को लेंथ से मल्टीप्लाई करके, लेंथ से कैंसिल हो गया, तो सिर्फ बचा पोल स्ट्रेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसीलिए यहाँ पे ऑथर कहता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की डेफिनेशन ये भी लिखी जा सकती है पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया। समझ में आ गए तीनों पॉइंट? आगे चलूं, जल्दी से हाथ उठाओ। तो कितने पॉइंट हो गए बच्चों, कितने पॉइंट हो गए? 3। कौन कौन से? मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। बच्चों मैग्नेटाइजिंग फील्ड इसका सिंबल कैपिटल H, मैग्नेटिक इंडक्शन इसका सिंबल B, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इसका सिंबल कैपिटल I। जरा यूनिट भी देखते रहना। इसके बाद मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ये आपके लिए कोई नया नाम नहीं है। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी आपने पूरे चैप्टर नंबर 4 में खूब पढ़ा। ये कितनी बार आया, म्यू नॉट, है ना? अगर म्यू नॉट लिखा होता है तो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि उस जगह फ्री स्पेस ही हो, क्या पता उस जगह कोई मीडियम हो, तो फिर म्यू नॉट नहीं लिखा जाएगा, ओनली म्यू लिखा जाएगा और म्यू उस जगह की परमिएबिलिटी होगी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होगी। आइए देखते हैं क्या लिखा है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी में। क्या होता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी? वैसे तो मैं आपको कहूं कि सबसे पहली बात अगर मैं किसी 12th क्लास के बच्चे को बोलना चाहूं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी के बारे में कि क्या होता है, तो मैं उससे कहूंगा कि बच्चों कोई भी मीडियम मैग्नेटिक फील्ड के लिए कितना परमिएबल है, अप टू व्हाट एक्सटेंट एनी मीडियम इज परमिएबल फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, है ना, उसी को कहते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, एक आसान सी भाषा में। लेकिन इसी बात को ऐसे भी लिखा जाता है, द रेशो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। जानते हैं ना मैग्नेटिक इंडक्शन, ये वर्ड आ चुका, पीछे आया अभी। मैग्नेटिक इंडक्शन मैंने कहा था मैग्नेटिक फील्ड को ही कहते हैं। द रेशो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। आई होप आपको सिंबल याद हुआ। मैग्नेटाइजिंग फील्ड का सिंबल बिना ऊपर स्क्रॉल किए जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखना, मैग्नेटाइजिंग फील्ड का सिंबल लिखना, बिना देखे लिखना, बिना देखे कमेंट बॉक्स में, कम ऑन। मैग्नेटाइजिंग फील्ड का सिंबल, जी हाँ, हाँ तो सारे बच्चों ने क्यों नहीं लिखा? हाँ कैपिटल H होता है, बिल्कुल। पायल प्लीज रीज्वाइन कर लो बेटा अगर कोई सिग्नल में दिक्कत होगी। वैसे आपके ग्रुप पे भी मैंने आपको ये PDF भेज दिया है, आप अपने मोबाइल पे उसको ओपन कर सकते हैं और बस मुझे सुन सकते हैं, जो वहां पे लिखा हुआ है मैं उसी की रीडिंग कर रहा हूँ, बस दैट्स इट। तो ये जो आपको घर पे बैठ के याद करना है बस उसी में आपका हाथ बटा रहा हूँ थोड़ा सा। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या है? तो मैंने कहा मैग्नेटिक इंडक्शन का और मैग्नेटाइजिंग फील्ड का रेशो होता है, इसका मतलब B और H का रेशो होता है। तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी जो म्यू है
वो बच्चों B/H होता है। म्यू की जगह म्यू नॉट तब लिखूंगा जब फ्री स्पेस होगा। अगर फ्री स्पेस नहीं है तो म्यू लिखूंगा, और फ्री स्पेस है तो म्यू नॉट लिखूंगा। बात समझ में आ गई बच्चों? और उसके बाद मैं अब 5वें पॉइंट पे जा रहा हूं। 5वां पॉइंट है रिलेटिव परमेएबिलिटी। अभी तक कितनी टर्म्स हो गई हैं? सबसे पहले हुआ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, उसको हमने कैपिटल H से लिखा था। दूसरी टर्म हुई मैग्नेटिक इंडक्शन, उसको हमने B से लिखा था। तीसरी टर्म हो गई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, उसको हमने I से लिखा था। फोर्थ टर्म फिर हो गई मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, और इसी के साथ मैंने कहा अगर फ्री स्पेस हो तो इसको म्यू नॉट से दिखाएंगे। और अब मैं 5वीं टर्म पे जा रहा हूं, रिलेटिव परमिएबिलिटी। बच्चों, किसी मीडियम की परमिएबिलिटी को अगर फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी से डिवाइड कर दिया जाए, इसी को रिलेटिव परमिएबिलिटी कहते हैं। ये बात तो हम पहले भी कर ही चुके कभी ना कभी। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी हमारे लिए कोई नया नाम नहीं है। हम बोलेंगे कि किसी मीडियम की परमिएबिलिटी और फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी का जो रेशो होता है उसको रिलेटिव परमिएबिलिटी कहते हैं। अच्छे बच्चों, क्योंकि न्यूमरेटर में जो टर्म लिखी है और डिनोमिनेटर में जो टर्म लिखी है उन दोनों का यूनिट और डायमेंशन सेम होगा, इसीलिए आप कहेंगे रिलेटिव परमिएबिलिटी यूनिट लेस होती है और डायमेंशन लेस होती है। यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होगी रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक है बच्चों, आप इसको एक बार वीडियो को जब दोबारा भी सुनेंगे ना, जब भी आप इसको नोट्स को दोबारा अपने फेयर रजिस्टर में लिख रहे हो, अपने हाथ से इसको फेयर रजिस्टर में जरूर लिखिएगा सबको। अगर ऐसे ही पीडीएफ पड़ी रहेगी तो आपको कभी याद नहीं होगी। एक बार अपने हाथ से इसको सामने रख के अपने रजिस्टर में जब नोट करोगे तो लिखते लिखते याद हो जाएगा। और उस टाइम मेरी वीडियो भी प्ले कर लेना, जिससे अगर कोई एडिशनल पॉइंट मैंने बताया तो वहीं लिख लेना। जैसे मैंने भी कहा कि रिलेटिव परमिएबिलिटी जो है बच्चों वो डायमेंशन लेस और यूनिट लेस होती है। इसके बाद बच्चों ये हो गई टर्म, और मैं नेक्स्ट टर्म पे जा रहा हूं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और इस पे मैं चाहूंगा कि आप इंपॉर्टेंट यहाँ पे इसको मार्क कर दें। जब भी आप अपने नोट्स बनाएं तो इसके पास यहाँ पर लिख दीजिएगा कि ये अभी तक की पढ़ाई हुई सभी बातों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर इस लेक्चर से, जो मेरा आज का लेक्चर है, सबसे ज्यादा कोई बात पूछी गई होगी तो वो ससेप्टिबिलिटी ही पूछी गई होगी। तो ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। बिना ऊपर देखे कमेंट बॉक्स में लिखिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का सिंबल। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का सिंबल बिना देखे लिखिएगा। जी हाँ, कैपिटल आई। थैंक यू सो मच। It is defined as the ratio of intensity of magnetization to the magnetizing field. Comment box में magnetizing field, magnetizing field, बहुत बढ़िया, H। ठीक है, magnetizing field H। बच्चों, susceptibility क्या होती है? susceptibility रेशियो है किसका? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजिंग फील्ड का। ससेप्टिबिलिटी I/H होता है। बोलिए ठीक है। हमने कितनी टर्म क्लियर कर ली है? 6 टर्म कर ली है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड वो फील्ड था जिसमें आपने कोई सब्सटेंस रखा और उस फील्ड ने उस सब्सटेंस को मैग्नेटाइज कर दिया, ये था मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटिक इंडक्शन तो मैग्नेटिक फील्ड है ना, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूनिट एरिया पे परपेंडिकुलर कितनी गई, वही था। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और फिर परमिएबिलिटी और फिर ससेप्टिबिलिटी। क्या मैं आसान भाषा में एक दो बातें करूं? सुनिएगा ध्यान से। इंपॉर्टेंट बात वही है जो नोट्स में लिख के दी गई है, लेकिन आपको समझाने के लिए कुछ और बोलता हूं। देखिए, देखो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड किसी सब्सटेंस को किस एक्सटेंट तक मैग्नेटाइज कर सकता है, इसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। इसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। मैंने कहा मैग्नेटाइजिंग मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहिए या मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी कहिए, वो एक ही बात है।
मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी को ही शॉर्ट में ओनली मैग्नेटाइजिंग फील्ड कह देते हैं। और इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल होता है H। आसान भाषा में ये क्या है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड उसमें रखे हुए किसी सब्सटेंस को किस हद तक मैग्नेटाइज कर सकता है, ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी होती है। इसी से मिलती जुलती एक टर्म होती है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। बिल्कुल इसी से मिलती जुलती टर्म है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। बिल्कुल देखना यहां पे क्या लिखा है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, और यहां पे लिखा है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। बिल्कुल एक जैसी टर्म है लेकिन फर्क है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मतलब है कि कोई सब्सटेंस किस एक्सटेंट तक मैग्नेटाइज हो सकता है, कोई सब्सटेंस किस हद तक मैग्नेटाइज हो सकता है ना। कंफ्यूज हो गए ना थोड़ा सा? ऐसे सुनो, मान लो तुम लोग वही एग्जाम्पल वापस लो जो पहला एग्जाम्पल था। बच्चों तुम क्लास में बैठे हो और मैं पढ़ा रहा हूं, तुम किस हद तक पढ़ सकते हो, कितना समझ सकते हो, ठीक है, वो है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। जैसे अगर तुम 12th क्लास स्टूडेंट हो तो ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें किस लेवल का सिलेबस पढ़ा सकता हूं? ज्यादा से ज्यादा 12th क्लास के लेवल तक का पढ़ा सकता हूं। अगर मैं तुम लोगों से बीटेक फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के सिलेबस की बात करने लगूंगा तो वो तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगी। अगर मैं तुमसे किसी बीएससी या एमएससी के सिलेबस की बात करने लगूं तो वो समझ में नहीं आएगा। तुम्हारे समझने की अभी एक कैपेसिटी है, तुम अपने सिलेबस की बातें समझ सकते हो। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, तुम कितना समझ सकते हो, बात समझ में आई। और ऊपर वाली टर्म मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, मैं हूं मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैं तुम्हें मैग्नेटाइज करूंगा और तुम मैग्नेटाइज होगे। बात समझ में आ गई? हिप्नोटाइज नहीं, मैग्नेटाइज बोल रहा हूं। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी ये मेरे से रिलेटेड है, मैं किस हद तक पढ़ा सकता हूं। मतलब एक तो बात हुई तुम कितना पढ़ सकते हो, एक बात हुई कि मैं कितना पढ़ा सकता हूं। तो मैं तो शायद बच्चों एमएससी वाले बच्चे को भी कुछ ना कुछ बातें बता सकता हूं, मैं तो एमएससी वाले बच्चे को भी पढ़ा दूंगा, मैं तो बीएससी वाले बच्चे को भी पढ़ा दूंगा, मैं तो बीटेक वाले बच्चे को भी पढ़ा दूंगा। लेकिन तुम्हें मैं कितना पढ़ाऊंगा? तो तुम्हें तो तुम्हारा ही सिलेबस पढ़ाऊंगा। बोलो बात समझ में आ गई? मैं कितना पढ़ा सकता हूं, मैं किस हद तक पढ़ा सकता हूं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। तुम कितना पढ़ सकते हो, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब हाथ उठा के बताओ बात समझ में आई या नहीं? किस किस का हाथ उठा जरा देखो। जी हाँ, सबका, बहुत अच्छी बात। तो बच्चों ये बहुत ही क्लोज टर्म है। तो अब इस बात को प्रैक्टिकल वहीं ले आते हैं जो बात चल रही है। आपने कोई मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है, वो मैग्नेटिक फील्ड कितना मैग्नेटाइज कर सकता है उसको, किस एक्सटेंट तक, वो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। और वो सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज हो सकता है, वो है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक। एक और टर्म होती है बिल्कुल इससे मिलती जुलती, वो है ससेप्टिबिलिटी, जिसको मैंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोला। ससेप्टिबिलिटी ये क्या है? तो एक बात हुई कि मैं किस हद तक पढ़ा सकता हूं, एक बात हुई तुम किस हद तक पढ़ सकते हो, और तीसरी बात तुम कितना आसानी से पढ़ सकते हो। एक क्लास में अगर मैं दो बच्चों को लेके बैठूं और उन दोनों को पढ़ाऊं तो क्या दोनों की लर्निंग एफिशिएंसी एकदम सेम होगी? क्या दोनों के लर्निंग स्किल्स एकदम सेम होंगे? मैं ही पढ़ाने वाला दोनों बच्चों को, एक टीचर क्लास में खड़ा होकर पढ़ा रहा है, 100 बच्चे बैठे हैं, एक ही टीचर पढ़ा रहा है, 100 के 100 को एक ही पढ़ा रहा है, फिर भी 100 के 100 बच्चों का रिजल्ट एक जैसा नहीं आता। किसी बच्चे को बताने के लिए टीचर को एक ही बार बोलना पड़ता है और वो एक एग्जाम्पल में समझ जाता है कि सर ने क्या कहा। एक और ऐसा बच्चा है जिसको समझाने के लिए 2 एग्जाम्पल लेने पड़ते हैं। एक और बच्चा है कि उसी को वही बात समझाने के लिए 3 एग्जाम्पल लेने पड़ते हैं। ठीक है। तो कौन कितना आसानी से समझ गया? तुम सारे बच्चे, मान लो 50-100 बच्चे बैठे हैं क्लास में, तो एक ही बात मुझे समझानी है, वही बात समझाने के लिए एक बहुत जल्दी समझ गया, उसी बात को समझाने के लिए दूसरे बच्चे को मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। तो ये जो चीज है, ये जो मेजरमेंट है, इसको ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। कि ठीक है सब्सटेंस मैग्नेटाइज तो हो रहा है, लेकिन कौन कितना आसानी से हो रहा है, कौन कितना मुश्किल से हो रहा है, हाउ इजीली अ सब्सटेंस कैन बी मैग्नेटाइज, इसको बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। ठीक। तो अगर कोई आपसे आम भाषा में पूछे, परिभाषा तो वही लिख के आओगे जो मैंने नोट्स में लिखी, लेकिन अगर कोई आपसे आम भाषा में पूछे, आप वाइवा में खड़े हो
आप वाइवा देने गए, आपका प्रैक्टिकल चल रहा है, आपसे टीचर ने पूछा बच्चों ये होती क्या है ससेप्टिबिलिटी, है तो तुमने किताबी भाषा मुझे बता दी कि सर ये बी और एच का जो रेशियो है वो ले लो, आप मुझे बताओ होती क्या है ससेप्टिबिलिटी। तो आप कहोगे सर कोई सब्सटेंस कितना आसानी से मैग्नेटाइज हो सकता है, इस मेजरमेंट को ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। वो आपसे पूछे बच्चों इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होती है, तो आप कहोगे सर कोई सब्सटेंस किस एक्सटेंट तक मैग्नेटाइज हो सकता है, इसको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। और कोई मैग्नेटिक फील्ड किस एक्सटेंट तक किसी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज कर सकता है, उसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। बताओ सारे पॉइंट क्लियर हो गए? जल्दी से बता दो जरा, हो गए सारे पॉइंट क्लियर? अब तो हो गए, चलूं आगे? ठीक है जी। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो कि आई और एच का रेशो होता है, और इसके बाद आपके पास एक टर्म लिखी है रिलेशन बिटवीन परमिएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी। ये अगेन एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, बेसिकली ये कई बार आया हुआ सवाल, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधा फॉर्मूला इसका पूछा जाता है, लेकिन स्कूल टीचर बोर्ड एग्जाम में इसका पूरा पूछते हैं कि ये कहाँ से आया, तो ऐसे ही करके आना पड़ता है, रिलेशन बिटवीन परमिएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी। तो बच्चों किसी जगह मैग्नेटिक फील्ड कितना है अगर मैं आपसे पूछूं, तो आप उस सिचुएशन को देखेंगे। तो मान लीजिए कि इस तरह से कोई मैग्नेटाइजिंग फील्ड वहां पर है, ये वो फील्ड है जिसको जिम्मेदारी दी गई है कि आप सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करेंगे, इसको जिम्मेदारी दी गई है कि आप सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करेंगे। इसके अंदर आपने कोई मटेरियल रख दिया, ये मटेरियल मैग्नेटाइज होगा। तो अब जब ये थोड़ी देर के बाद मैग्नेटाइज हो गया, तो इसके अंदर भी अब एक मैग्नेटिक फील्ड है ना, क्योंकि ये भी मैग्नेटाइज हो गया, अब ये भी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा, और कुछ यहाँ पहले से तो था ही। तो यहाँ पे आपका एक और आ गया आई, ठीक है, किस हद तक ये मैग्नेटाइज हो सकता है आई, किस हद तक ये मैग्नेटाइज कर सकता है एच, दो चीजें हो गई। तो अब अगर मैं ये पूछूं कि इस जगह कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, जहां पे मैंने स्टार बनाया है, इस जगह कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, तो आप कहेंगे कि सर किसी जगह कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, इसका जो मेजरमेंट है उसको मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। और वो तो आप देखिए कि H और I दोनों से ही आ रहा है, तो आप कहेंगे दिस इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ H प्लस आई, से यस और नो। क्योंकि ऊपर आपने लिखा था कि म्यू नॉट क्या होता है, ये देख लो यहाँ पे ये लिखा, म्यू नॉट B और H के रेशियो को कहते हैं। बोलो बात समझ में आई? तो B इज इक्वल टू, मतलब एक तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट H हो गया, और प्लस एक I भी तो है वहां पे, दो है ना, H तो था ही, एक I और आ गया, इसलिए अब इस जगह का जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा वो म्यू नॉट H प्लस म्यू नॉट I होगा, ये मैंने कहा, इसलिए मैंने वो ऊपर वाला स्टेप लिखा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस I। अगला स्टेप B क्या होता है, तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की टर्म्स में B को म्यू इंटू H लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस आई, ये आपका अगला स्टेप आ गया। नेक्स्ट स्टेप में ये जो H लेफ्ट साइड में लिखा है इसको मैं राइट साइड में ले गया, तो ये यहाँ पे आ गया H अपॉन H, और यहाँ पे आ गया I अपॉन H, H अपॉन H हो गया 1, तो म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस I अपॉन H, ये आ गया। म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस आई अपॉन एच। इस आई अपॉन एच को पहचानते हो? वैसे आज ही पढ़ा है तो शायद अभी याद ना हुआ हो। आई और एच के रेशियो को क्या कहते हैं? ससेप्टिबिलिटी, है ना, और ये इसलिए याद होना चाहिए क्योंकि इसको मैंने बहुत इंपॉर्टेंट कहा। तो म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी एक्स एम, एक्स लिख के छोटा सा एम लिख देते हैं नीचे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीधा सीधा ये फॉर्मूला ही पूछ रहे होते हैं कई बार। और ये कैसे आया? तो ये 4 स्टेप्स 5 स्टेप्स ये आपको करके दिखाने होते थे जब सब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम होता था। अब इस साल तो बोला गया नवंबर वाला ऑब्जेक्टिव होने वाला है सेशन, तो डेरिवेशन तो नहीं पूछेंगे। तो इस बार तो एंट्रेंस एग्जाम और बोर्ड एग्जाम का पैटर्न एक जैसा ही रहने वाला है मेरे हिसाब से। तो आपके लिए तो ये फॉर्मूला ही फिर इंपॉर्टेंट है कि म्यू और ससेप्टिबिलिटी में क्या रिलेशन होता है। बोलिए बात समझ में आ गई? क्या मैं आगे चलूं? तो म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, ये आपका एक्सप्रेशन यहां पे आ गया। अच्छा एक सेकेंड और दीजिएगा बस, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस ये ससेप्टिबिलिटी, तो म्यू नॉट को अगर लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दूं तो म्यू अपॉन म्यू नॉट इज 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी,
और थोड़ी देर पहले ही बताया था मीडियम की परमिबिलिटी को फ्री स्पेस की परमिबिलिटी से डिवाइड कर दो तो ये रिलेटिव परमिबिलिटी होती है। तो रिलेटिव परमिबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी में क्या रिलेशन होता है? तो ससेप्टिबिलिटी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ये कहा, तो इसलिए जिस भी फॉर्मूले में ये आ जाए वो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो रिलेटिव परमिबिलिटी हो जाएगी म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस जाई एम। ओके जी हाँ, ये है आपका रिलेटिव परमिबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी का रिलेशन। क्या मैं आगे चल सकता हूं? बस इसी को देखो यहाँ पे ऐसे लिख दिया है कि अगर दोनों तरफ म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, दोनों तरफ म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए इसी फॉर्मूले को, तो ये एक्सप्रेशन आ जाता है। चलो मैं आगे, इसके बाद आगे हेडिंग आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। पूरा थ्योरेटिकल सा ये सेक्शन बचा हुआ है, ये सब बातें याद रखनी पड़ेंगी। मैं थोड़ी कोशिश कर सकता हूँ कि आपको चीजें याद रहें, तो जब मैं एक बार पढ़ दूंगा, फिर एक बार आप इसको पढ़ के फेयर नोट्स बनाओगे, 2 बार हो जाएगा, और फिर तीसरी बार जब एक बार अपने रजिस्टर को लेकर दोबारा से पढ़ोगे कि हमने क्या लिखा, तो फिर ये याद हो चुका होगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, बेटा 3 तरीके के कैटेगरी में आप इनको डिवाइड करते हो मटेरियल्स को, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो ये नहीं पूछते कि क्या होता है पैरामैग्नेटिक फिजिक्स में, क्या होता है फेरोमैग्नेटिक, वो तो ये पूछ रहे होते हैं कि कुछ एग्जाम्पल बता दीजिए पैरामैग्नेटिक के, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल डायमैग्नेटिक का है, इनमें से कौन सा फेरोमैग्नेटिक का एग्जाम्पल है, वो तो ये पूछ रहे होते हैं। इसलिए यहाँ पे आपके सामने समस्या ये है कि आपको ये एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे बच्चों, ठीक है? तो प्लीज ये थोड़ा सा याद करना है। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है, ये पहले तो होता क्या है जरा ये देख लीजिए, क्या लिखा है, दोज सब्सटेंस विच डेवलप वीक मैग्नेटाइजेशन in the opposite direction of magnetizing field are known as diamagnetic substance। बहुत देर से ये बात चल रही है कि जब आप किसी सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे तो वो सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो जाएगा। बहुत देर से ये बात चल रही है। तो अब उस सब्सटेंस की कैटेगरी की बात हो रही है। तो पहली कैटेगरी आई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये कहा कि ऐसे सब्सटेंस जिनको जब मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा गया तो वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अपोजिट हल्का सा अपने अंदर मैग्नेटाइजेशन डेवलप कर लेते हैं। एक तरह से वो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होने लगते हैं। मैग्नेटिक फील्ड राइट की तरफ है और वो रिपेल होके लेफ्ट की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। उनका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो लेफ्ट की तरफ आएगा अगर मैग्नेटिक मोमेंट राइट की तरफ है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, दो सब्सटेंस विच डेवलप वीक मैग्नेटाइजेशन, ध्यान से देख लीजिएगा, वीक मैग्नेटाइजेशन, ऐसी ऐसी बातें कई बार ऑब्जेक्टिव में आ जाती हैं, तो ये वर्ड पता होना चाहिए, वीक। दो सब्सटेंस विच डेवलप वीक मैग्नेटाइजेशन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड आर नोन एज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। आगे क्या लिखा है, सच सब्सटेंसेस आर वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेट्स। ये वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी मैग्नेट से वीकली रिपल्शन फील करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं लेकिन वीक रिपल्शन ये फील करते हैं। और इन सब्सटेंस का एग्जांपल हैं कॉपर, लेड, गोल्ड, सिल्वर। और मैंने कहा आपको एग्जांपल याद रखने हैं क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम इसमें ज्यादातर फिजिक्स में जो ट्रेंड है एग्जाम्पल ही पूछ रहे होते हैं। कॉपर, लेड, गोल्ड, सिल्वर इसका एग्जाम्पल है। तो अब आपको याद हो गया डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं। आपका हो गया ऐसे सब्सटेंस जिनको हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा लेकिन वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड में एक वीक मैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब वीकली मैग्नेटाइज हो जाते हैं और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसे सब्सटेंस मैग्नेट से रिपेल होते हैं, एक वीक रिपल्शन फील करते हैं, और इसका एग्जांपल हुआ कॉपर, गोल्ड, सिल्वर और लेड। चलो आगे जल्दी से हाथ उठा दो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस अगर हो गया हो तो। एंड देन आई एम गोइंग फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। याद करने का ही है, साथ साथ याद करते जाएंगे। चलो भाई सब हाथ उठाओ, कौन कौन है लेजी, हाथ नहीं उठाया। थोड़ा सा आगे डिटेल में भी बात हुई है, पहले जरा इंट्रोडक्शन हो रहा है एक एक लाइन में, उसके बाद आगे डिटेल भी है थोड़ी बात। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, आगे क्या लिखा है, पैरामैग्नेटिक क्या है, ये डायमैग्नेटिक से कैसे अलग है। देखो पहले तो खास बात यह है कि डायमैग्नेटिक में भी लिखा था वीक मैग्नेटाइजेशन और इसमें भी लिखा है वीक मैग्नेटाइजेशन, ये तो हो गई एक जैसी बात। डायमैग्नेटिक में भी लिखा था वीक मैग्नेटाइजेशन, पैरामैग्नेटिक में भी लिखा है वीक मैग्नेटाइजेशन, ये तो एक जैसी बात हो गई। फर्क क्या है,
डायमैग्नेटिक में लिखा था अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और इसमें आएगा सेम डायरेक्शन। पढ़ें, पढ़ते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, those substance which develop weak magnetization in the direction of magnetizing field। ठीक है जी, एक ही फर्क आया। क्या फर्क आया? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड में वीक मैग्नेटाइजेशन डेवलप कर लेते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटाइजिंग फील्ड की डायरेक्शन में ही वीक मैग्नेटाइजेशन डेवलप कर लेते हैं। ये फर्क है। और इसका एग्जांपल है एल्यूमिनियम, प्लैटिनम, लिथियम, Na। ठीक है जी, ये इसका एग्जांपल है। चलूं आगे, सोडियम। और ऑब्वियसली वो रिपेल हो रहे थे और ये अट्रैक्ट होंगे, पर वहां भी वीकली, यहां पे भी वीकली। ठीक है, ये वाला वीकली नहीं है जो लिखा है, तुम अपनी स्पेलिंग ठीक कर लेना। ये वाला वीकली नहीं है कि वीकली अट्रैक्ट होते हैं, मतलब हर हफ्ते अट्रैक्ट होते हैं, ऐसा नहीं है। वीक समझ गए, WEAK वाला वीक है ये। स्पेलिंग ठीक कर देना। चलो आगे। अब जल्दी से बिना नोट्स में देखे, आंखें बंद करके मुझे बता दो, बिना देखे, चीटर्स मत बनना। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के एग्जांपल क्या क्या है? मन में, देखना मत। सोच लिया? कॉपर, लेड, सिल्वर, गोल्ड। शाबाश। अब पैरामैग्नेटिक के, जल्दी से पैरामैग्नेटिक के। पैरामैग्नेटिक बिना देखे, पैरामैग्नेटिक Al, Na, Li, Pt, प्लेटिनम। चलो जी आगे चलते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, बहुत हो गया वीक वीक, अब कुछ स्ट्रॉन्ग भी तो आना चाहिए। तो आ गया फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन। ठीक है जी। पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक एक जैसी डेफिनेशन आने वाली है, बस वीक की जगह स्ट्रॉन्ग आएगा। पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक एक जैसी डेफिनेशन आने वाली है, बस वीक की जगह स्ट्रॉन्ग आएगा। एग्जांपल ले लीजिए, आयरन, कोबाल्ट, निकेल। आयरन, कोबाल्ट, निकेल। वो आपसे कहेगा इनमें से कौन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। आप ढूंढ लेंगे आयरन, कोबाल्ट, निकेल। वो आपसे कहेगा इनमें से कौन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। आप ढूंढ लेंगे एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, लिथियम में से कुछ मिल जाए। वो आपसे पूछेगा डायमैग्नेटिक कौन है, तो सोना, चांदी, कॉपर, ठीक है, लेड, ये सब। चलूं आगे। तो आप लोगों ने ये देख लिया कि ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं। आज की क्लास से आपको ये पता चलेगा कि ये जो वो सब्सटेंस हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करते हैं, चाहे रिपल्शन फील करें चाहे अट्रैक्शन फील करें, लेकिन उसके साथ इंटरेक्शन करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के साथ। इसीलिए अगर कोई पेशेंट MRI कराने जाता है ना, तो फिर समझते हो ना, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो वहां पे उससे कहते हैं कि आप ये प्लीज, ये जो आपने स्टील कहीं कुछ पहन रखा हो, आपने गोल्ड कुछ पहन रखा हो, आपने सिल्वर कुछ पहन रखा हो, तो आपसे कहते हैं प्लीज इनको हटा दीजिए। तो आप समझ गए, हटा देना चाहिए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के साथ इनके इंटरेक्शन है। कोई उसके साथ वीकली रिपल्शन फील करेगा तो कोई अट्रैक्शन फील करेगा, तो ये वहां पे उसको थोड़ा बहुत वेरिएशन ले आएंगे, फ्लक्चुएशंस ले आएंगे, जिससे थोड़ी गड़बड़ गड़बड़ हो सकती है। चलो मैं आगे। और अगर आपने कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पहन रखा होगा फिर तो आफत ही हो जाएगी। तो बच्चों इसके आगे बस इन्हीं की कुछ डिटेल्स लिखी हैं, लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट बातें हो मैं बता चुका। मतलब मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आपने ये ही पढ़ लिया, सिर्फ जितना मैंने आपको ये बताया अभी, ये जो 3 बातें, ये इतने हिस्से में जो लिखा है, अगर आपने इसमें लिखा हुआ ही सब कुछ याद कर लिया तो बस हो गया। ज्यादातर वो इसी में से पूछ रहे होते हैं। तो एग्जाम्पल या पूछ रहे होते हैं वीकली कौन इंटरेक्ट करता है, स्ट्रांगली कौन करता है, कौन इन द डायरेक्शन करता है, कोई अपोजिट में करता है, बस इतना ही। इसके बाद ये जो आगे डिटेल लिखी है कोई नहीं पूछता, ठीक है, फिर भी मैंने लिख दी है, पढ़ लेना, पढ़ लेना। इसके बाद आगे चलते हैं बच्चों, और यहां पे आगे लिखा है क्यूरीज लॉ। क्यूरीज लॉ क्या होता है?
बच्चों क्यूरीज लॉ होता है द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन is directly proportional to magnetizing field and inversely proportional to the absolute temperature। तो बच्चों इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का सिंबल जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का सिंबल जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो। जी हाँ, कैपिटल आई। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बोल रहा हूं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, हाँ आई। तो क्या कहता है क्यूरीज लॉ? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। इन्हीं बातों को मिला के एक ही लाइन में लिख दिया जाए तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है H/T के। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, तो जहां जहां ये कैपिटल M लिखा है, कैपिटल M भी कुछ ऑथर ले लेते हैं, लेकिन आप ज्यादा सिंबल याद मत करो, आपने जो याद किया वही लिख लो, I। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I, तो I इज प्रोपोर्शनल टू H/T। बच्चों प्रोपोर्शनल हटा दो तो एक कांस्टेंट आ जाता है, बस इसको क्यूरीज कांस्टेंट बोलते हैं, इसको क्यूरीज कांस्टेंट बोलते हैं। तो I इज इक्वल टू CH/T। सही है जी। अब मुझे एक बात बता दो कि क्या I/H आपको सुना हुआ लग रहा है? पीछे मत देखना, देखो पीछे मत देखना, थोड़ा तो फायदा इस बात का होना चाहिए कि आज की क्लास में मैंने आपको नोट्स देके ये नहीं कहा खुद पढ़ लेना, थोड़ा बहुत मैं पढ़ा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, कुछ तो याद हुआ होगा। I/H किसको बोलते हैं? हाँ, और ये मैं बार बार क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि मैंने कहा कि इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, ससेप्टिबिलिटी, इसलिए जहां भी ये आ रहा है मैं जरूर पूछ रहा हूँ बार बार। I/H जी हाँ ससेप्टिबिलिटी को कहते हैं, तो इसलिए क्यूरीज लो कहता है कि I/H C/T के बराबर होता है, या ससेप्टिबिलिटी C/T होता है। ठीक है, यहाँ पे C जो है वो क्यूरीज कांस्टेंट है। तो शुरुआत में क्या है, अगर हम शुरुआत में देखें तो जो आपका ग्राफ बनेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनेगा शुरुआत में, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद जो आपकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है फिर वो सैचुरेट होनी शुरू हो जाएगी और बाद में वो सैचुरेट हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने वही कहा ना कि ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है कि तुम कितना पढ़ सकते हो। तो लास्ट में एक सैचुरेशन आ जाएगी कि बस उतना ही समझ सकते हो, उसके बाद फिर मैं अगर बीटेक बीटेक की बातें करने लगूंगा तो तुम्हें समझ में नहीं आएंगी। तो शुरुआत में मैं पढ़ाना शुरू करूंगा, मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, तुम्हें समझ में आएगा। मैंने पहले बताया फेराडेज लॉ, फिर बताया बायो-सावर्ट लॉ, तुम समझते गए समझते गए समझते गए, मैं पढ़ाता जा रहा हूँ, तुम पढ़ते जा रहे हो, मैं पढ़ाता जा रहा हूँ, फिर पढ़ते जा रहे हो। अगर फिर मैं लेवल उठाता जाऊँ उठाता जाऊँ उठाता जाऊँ उठाता जाऊँ तो फिर धीरे धीरे ऐसा होगा कि पूरी क्लास को समझ में नहीं आएगा, फिर कुछ कम होने लगेगा ये केस, कुछ ही बच्चों को बातें समझ में आएंगी, और थोड़ी देर के बाद तो फिर बस हो गया, सैचुरेशन आ गया पूरी क्लास का उसके बाद, है ना, जब मैं तुम्हारे लेवल से ऊपर की बात करने लगूंगा। तो इस तरीके से ही आपका यहाँ पे ग्राफ बनाया गया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का H/T के साथ। इसके बाद अगला हेडिंग है बच्चों हिस्टैरिसीस लूप। क्या है अगला हेडिंग? हिस्टैरिसीस लूप। आइए हिस्टैरिसीस लूप में आपको समझाता हूं कि ये क्या होता है। वापस एक खाली पेज पे चलते हैं बच्चों। मटेरियल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, कोई ऐसे घूम रहा है, कोई ऐसे घूम रहा है ना, कोई ऐसे घूम रहा है। और आप पढ़ के आए हो इसी चैप्टर में, शुरू के 1/3 सेक्शन में पढ़ के आए हो कि करंट फ्लो जब होता है तो उसके साथ एक मैग्नेटिक मोमेंट भी जुड़ा होता है, और उस मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है I/A। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो मतलब उसके साथ एक करंट जुड़ी हुई है, तो एक मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा। उस मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? करंट के अलोंग फिंगर्स घुमाओ तो थंब मैग्नेटिक मोमेंट बताता है, बोलो सही है ना। तो इस तरीके से इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा, मान लो इसका कुछ इस तरीके से होगा, डिपेंड कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा था या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, दैट डिपेंड्स। तो अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा था तो करंट एंटी क्लॉकवाइज है, अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो करंट क्लॉकवाइज है, उसके हिसाब से मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन देखी जाएगी। तो नॉर्मली जब आप किसी सब्सटेंस को लेंगे, आपने कोई टुकड़ा लिया, कोई मेटल पीस लिया, और आपने कहा कि सर इस मेटल पीस में चलो सारे इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं इनको,
तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, 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 इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन्स थे और वो हमेशा घूमते रहते हैं, तो किसी इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे था, किसी इलेक्ट्रॉन का ऐसे था, किसी का ऐसे था, किसी का ऐसे था, रैंडम था। तो अगर रैंडम था तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी थी? 0। तो शुरुआत में आपने अगर कोई भी मेटल का टुकड़ा लिया तो उसका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो कितना होगा? 0 होगा। उसके बाद आपने क्या कर दिया, इसको बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे कोई बहुत बड़ा ग्राउंड है, ये बहुत बड़ा ग्राउंड है किसी स्कूल का, और इसमें बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, एक ये बच्चा है, एक ये बच्चा है, एक ये बच्चा है, इसमें बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, इंटरवल चल रहा है और बहुत सारे बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं और वहां पे कोई टीचर नहीं है, कोई कमांड देने के लिए भी नहीं है, कोई इंस्ट्रक्शन पास करने के लिए नहीं है। तो कोई बच्चा लेफ्ट में जा रहा है, कोई बच्चा राइट में जा रहा है, कोई बच्चा ऐसे जा रहा है, कोई बच्चा ऐसे जा रहा है, मतलब रैंडम मूवमेंट है, जिसका जो मन कर रहा है वो वही कर रहा है, जिसका जो मन कर रहा है। तो अगर इस केस में आप ये कहें कि बच्चे को एक चार्ज की तरह आप कंसीडर कर लें कि सर नेट चार्ज का फ्लो कितना हो रहा है, तो मैं कहूंगा 0, क्योंकि जितना लेफ्ट गया उतना राइट भी गया, जितना आगे गया उतना पीछे भी गया। बच्चों की वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है, अगर आप उसको मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन मान लें, तो अगर एक मैग्नेटिक मोमेंट लेफ्ट में है तो एक राइट भी है, एक आगे की तरफ है तो एक पीछे की तरफ भी है, एक ऊपर की तरफ है तो एक नीचे की तरफ भी है, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया? 0। तो अभी इनिशियली जब आप कोई मेटल का टुकड़ा वगैरह लेंगे, कोई पीस ऑफ मेटल लेंगे, तो उसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा। अब क्या हुआ, अब उस ग्राउंड में एंट्री हो गई किसी टीचर की और वो इंस्ट्रक्शन देंगे आके। तो एक टीचर ग्राउंड में आते हैं और वो आके कहते हैं सभी बच्चे राइट साइड की तरफ चलेंगे। उन्होंने उस ग्राउंड में जाके कह दिया सभी बच्चे राइट साइड में चलेंगे। तो अब सब अपनी अपनी मर्जी के मालिक थे, लेकिन अब जैसा इंस्ट्रक्टर ने कह दिया वैसा ही सब मानेंगे, तो सब ने एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया। यहां बच्चे की वेलोसिटी को आप मैग्नेटिक मोमेंट से मानिए एग्जांपल। तो जिस ग्राउंड का नेट मैग्नेटिक मोमेंट अभी 0 था, अब उस ग्राउंड का नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं रहा, बल्कि उस ग्राउंड का एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट एस्टेब्लिश हो गया है। इसी तरह से प्यारे बच्चों, अगर आपने कोई मेटल का टुकड़ा लिया तो उसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है, क्योंकि कोई मैग्नेटिक मोमेंट लेफ्ट में होगा तो कोई राइट में, कोई ऊपर तो कोई नीचे, तो नेट 0 होता है। जब आप उस सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो कहता है सब वो मानते हैं और सब उसके हिसाब से अपने आप को अलाइन करने लगते हैं। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड कहता है कि सबका मैग्नेटिक मोमेंट राइट साइड में होना चाहिए, तो सारे के सारे नेट मैग्नेटिक मोमेंट राइट साइड में आ जाते हैं और अब एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट एस्टेब्लिश हो जाता है। जब किसी मटेरियल में एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट एस्टेब्लिश हो जाएगा, तब कहा जाएगा कि अब ये मटेरियल मैग्नेटाइज हो चुका है। क्या हो चुका है? ऑब्वियसली किसी ना किसी के प्रभाव में है, ऐसे सब राइट साइड में क्यों जा रहे हैं? किसी ने कोई इंस्ट्रक्शन दे रखी होगी। तो अब ये मैग्नेटाइज हो चुका है, इसको बोलते हैं मैग्नेटाइज करना। और ये जो मैग्नेटाइजेशन हुआ, ये जो मैग्नेटाइज हो गया सब्सटेंस, इसको वापस करना, वापस, उसको बोलते हैं डीमैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइज करना। बोलो इतनी बात समझ में आई हो तो जरा हाथ उठाओ पहले, इतनी बात अगर समझ में आई। मैंने कहा कोई मेटल का टुकड़ा उठाया, उसमें नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट की रैंडम डायरेक्शन है। लेकिन जब उसी मेटल के टुकड़े को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो सभी एक्सटर्नल की बात मानने लगे और उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने लगे, तो अब नेट मैग्नेटिक मोमेंट की एक डायरेक्शन आ गई, अब नेट मैग्नेटिक मोमेंट की एक वैल्यू हो गई। और जब किसी सब्सटेंस का एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ जाता है तो ऐसे सब्सटेंस को बोला जाता है कि अब वो मैग्नेटाइज हो चुका है। बच्चों, अगर ये नेट मैग्नेटिक मोमेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आए तो फिर ये दो सब्सटेंस हो सकते हैं, या तो पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक। अगर वीकली मैग्नेटाइज हुआ तो पैरा और स्ट्रॉन्ग हुआ तो डाया, सॉरी फेरो, स्ट्रॉन्ग हुआ तो फेरो। और अगर ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में नेट मैग्नेटिक मोमेंट आया तो फिर ये कौन सा सब्सटेंस हो गया? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया। रिप्लाई करो हाथ उठा के, ये बात मैंने थोड़ी देर पहले भी बताई थी। फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक एक जैसे हैं, डिफरेंस वीक और स्ट्रॉन्ग का है। और डायमैग्नेटिक क्या होता है? वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो बच्चों, आखिरी स्टेटमेंट आज की क्लास का बोलूंगा, उसके बाद अगली क्लास में यहां से आगे पढ़ाऊंगा।
10-15 मिनट का टॉपिक रह जाएगा अगली क्लास के लिए। एक आखिरी बात सुन लो, अब बस सुनना है। सुनो बच्चों, किसी सब्सटेंस को हमने मैग्नेटाइज करना है, ठीक? तो ग्राउंड में टीचर जाके बोला सभी बच्चे राइट साइड में चलेंगे, तो सबने राइट साइड में चलना शुरू कर दिया, ग्राउंड मैग्नेटाइज हो गया। टीचर ऐसे बोल के चला गया, टीचर ऐसे बोल के चला गया, तो फिर भी टीचर के जाते ही कुछ बच्चे देखेंगे गया, है ना, और अपने नेचुरल बिहेव पे वापस आ जाएंगे, जो जो उनको करना है वो करने लगेंगे। फिर भी कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो बोलेंगे यार कुछ कह के गए हैं राइट में जाना है, तो कुछ सोच के कह के गए होंगे, चलो यार राइट में ही चलते रहते हैं। मतलब 1000 बच्चों में ये इंस्ट्रक्शन दी गई सभी राइट में चलेंगे, 1000 राइट में जा रहे थे। टीचर बोल के जैसे ही गया, देखा 800-900 बच्चों ने देखा कि टीचर गया, उन्होंने अपना नेचुरल बिहेव वापस करना शुरू कर दिया। अभी भी ऐसे बचे, अभी भी ऐसे बचे जो अभी भी उसकी बात मान रहे हैं जबकि वो जा चुका। टीचर ने ग्राउंड को मैग्नेटाइज किया था, टीचर चला गया तो ग्राउंड का मैग्नेटाइजेशन भी चला गया, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मैग्नेटाइजेशन बचा है। जो थोड़ा बहुत मैग्नेटाइजेशन बचा है, इसको रेजिडुअल मैग्नेटिज्म बोलते हैं। इस रेजिडुअल मैग्नेटिज्म का एक और नाम होता है रिटेंटिविटी। कितने बच्चों को समझ में आ गया? जरा हाथ उठाइए। कितने बच्चों को समझ में आ गया? टेक्निकल भाषा में भी समझा दूंगा अभी, पहले व्यवहारिक समझ तो आ जाए कि मैं बता क्या रहा हूं। अगर आपको समझ आ गया तो आप लिख भी आओगे। मैंने कहा ग्राउंड में 1000 बच्चे थे, ग्राउंड में 1000 बच्चे थे। जो पीछे स्टूडेंट बैठे हैं शोर मचा रहे हैं क्या? मैंने बोलो क्लास चल रही है, डिस्टर्ब कर रहे हो। हाँ, तो मैं कह रहा था बच्चों की क्लास में 1000 ग्राउंड में 1000 बच्चे थे। टीचर ने बोला सब राइट साइड में चलो, सबने राइट में चलना शुरू कर दिया, ग्राउंड मैग्नेटाइज हो गया। टीचर चला गया, टीचर चला गया, 800-900 बच्चे अपने नेचुरल बिहेव पे वापस हो गए, डीमैग्नेटाइज होना शुरू हो गया ग्राउंड। टीचर चला गया, फिर भी 50-100 बच्चे अभी भी उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं उसके जाने के बाद भी। जैसे बहुत सारे महापुरुष हमारे देश में हुए जिनसे हम लोगों को, जिन्होंने फ्रीडम दिलाई, हम आज इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, वो कितना कुछ कह के गए। वो कह के गए तो हम में से बहुत सारे 99% लोग वैसे ही हो गए, हमें नहीं फर्क पड़ता, हम ऐसे ही कुछ भी। लेकिन फिर भी अभी कुछ हैं जो उनकी बात मानते हैं, उनको पढ़ते हैं, है ना, और कोशिश करते हैं कि हम एक सिविल, मतलब एक अच्छी सोसाइटी का यू नो मतलब इंटीग्रेशन करें। तो दैट इज रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। उनके जाने के बाद भी उनकी बात मानी जा रही है, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। इसको रिटेंटिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रिटेंटिविटी। यहां से आगे पढ़ाऊंगा अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। एक छोटी सी मेरी एक अनाउंसमेंट है आज प्यारे बच्चों की। वैसे तो मैं मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे पढ़ाता हूं, लेकिन मैं आउट ऑफ स्टेशन हूं 2 या 3 दिन के लिए, तो इसलिए कल आपकी लाइव क्लास नहीं है। आपकी लाइव क्लास अब मंडे होगी, और अगले वीक में 5 दिन पढ़ाने वाला हूं, तो कल वाली क्लास में अगले वीक में एडजस्ट कर लूंगा। तो अगले वीक में हम 5 दिन पढ़ेंगे और कल आपकी क्लास नहीं है। ये रिकॉर्डिंग अभी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी। थैंक यू सो मच। मंडे नया चैप्टर चलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और ये खत्म हो जाएगा 15 मिनट में। ये 15 मिनट और पढ़ाऊंगा इसको।